So, welcome all of you. Today is our topic Contemporary South Asia या हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया। आज साउथ एशिया के हिस्ट्री पर ही डिस्कस करेंगे कि आखिर साउथ एशिया का या दक्षिण एशिया भी हम इसको बोल सकते हैं, दक्षिण एशिया का इतिहास क्या रहा है और हिस्ट्री क्या है। हालांकि देखिए, साउथ एशिया एक बहुत वास्ट टॉपिक है और इस पे सेपरेट वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको एक ही वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैंने इसको एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आज हम थोड़ी बेसिक चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए साउथ एशिया पे पूरा डिस्कस करने में तो 4 से 5 घंटे के वीडियो भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए आज हम इस पर थोड़ा सा बेसिक चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, और बाकी जो इसके अंदर जो टॉपिक आएंगे उनके तो सेपरेट वीडियो होंगे ही सही। लेकिन फिर भी जिस तरह से ये टॉपिक क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस में है, पूरा टॉपिक कवर किया हुआ है, तो मैंने ये सोचा कि इस पे एक सेपरेट टॉपिक होना ही चाहिए जो पूरा साउथ एशिया को कवर करे। तो आज इस पे डिस्कस करते हैं। इसको दक्षिण एशिया भी कह सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, व्हाट इज साउथ एशिया। आखिर साउथ एशिया क्या है। देखिए, अगर साउथ एशिया की जब हम बात करते हैं ना, तो साउथ एशिया में आते हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये पूरा साउथ एशिया अब आप खुद देख लीजिए, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन सबको मिलाकर बनता है साउथ एशिया। तो आप सोचिए कि एक वीडियो में कवर करना कितना मुश्किल है इन सारी कंट्रियों की पूरी हिस्ट्री को, कि साउथ एशिया में क्या क्या इंसिडेंट हुए अब तक। तो बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम इसको एक वीडियो में काफ़ी हद तक कवर कर लेंगे, क्योंकि हम इन शॉर्ट में करेंगे। आज हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हर टॉपिक पे। तो ये सारी कंट्रियों को मिला के बनता है साउथ एशिया। और अब आप देखिए कि हर कंट्री है ये जो है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सबका कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है और संस्कृतियां अलग हैं, कह सकते हैं हम। सबकी सोच अलग है। यहाँ पे लोग बहुत अलग अलग थॉट के रहते हैं और अलग अलग विचार रहे हैं शुरू से। अगर प्राचीन समय से देखा जाए, एंशियंट टाइम से देखा जाए, तो पूरा एरिया बिल्कुल अलग अलग एथनिसिटी से मिलकर बना हुआ, मतलब अलग अलग जाति, अलग अलग मजहब के लोग शामिल किए गए हैं इसमें। तो यही पूरा साउथ एशिया कहलाता है। और ये भी है कि इन कंट्रियों के आपस में कैसे रिलेशन है और ये आपस में किस तरह से बिजनेस को बढ़ाना है या व्यापार करना है। अब इस साउथ एशिया में क्या होता है, चीन भी आता है, लेकिन चीन को पूरी तरीके से साउथ एशिया में कवर नहीं किया जाता है, क्योंकि इसको उसका पार्ट नहीं माना जाता है। तो चीन हालांकि है साउथ एशिया का पार्ट, ऐसा नहीं है चीन नहीं है, क्योंकि चीन हमारे नॉर्थन साइड है इंडिया के। तो चीन एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो लेकिन इसको साउथ एशिया में फिर भी नहीं माना जाता है, ठीक है ना, दक्षिण एशिया में, क्योंकि चीन जो है वो दक्षिण की तरफ नहीं आता है, पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में साउथ की तरफ नहीं आता है, ठीक है। और बाकी इसमें कभी कभी क्या होता है, अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया जाता है, कि अफगानिस्तान को अब इसका पार्ट बना लिया जाए, तो अफगानिस्तान को भी और म्यांमार को भी इसमें कह सकते हैं इन्वॉल्व कर लिया जाता है, लेकिन कभी कभी, हमेशा नहीं करते हैं। तो आज इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इन 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान इमर्ज एज ए इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। हम जानते हैं कि 1947 में भारत इंडिपेंडेंट हुआ था और भारत के साथ ही पाकिस्तान भी इंडिपेंडेंट हो गया था। मतलब 1947 के पहले हमारे इंडिया में क्या था, ब्रिटिश रूल था, और जब वो गए तब वो दो नेशन बना के गए हैं, एक इंडिया और पाकिस्तान। तो दोनों ही कहीं ना कहीं साथ में ही आज़ाद हुए हैं। तो जैसे ब्रिटिश रूल भारत में खत्म होता है, वैसे इंडिया और पाकिस्तान दो नेशन बनते हैं, ठीक है। ये देखिए मैप में आप देख लीजिए, इसको ठीक से देख लीजिए, ये इसका बार बार जिक्र होगा। देखिए, जब पाकिस्तान बना था ना, तो पाकिस्तान दो बने, एक वेस्ट पाकिस्तान था और एक ईस्ट पाकिस्तान था। एक इंडिया तो था जो था, लेकिन एक इसके साथ ही पाकिस्तान दो बने थे, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। यही ईस्ट पाकिस्तान बाद में 1971 में बांग्लादेश बन गया था। यहाँ पे बहुत रिवोल्ट हुए थे, आगे उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये मैप है पूरा, इसको ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए, इन 1948 श्रीलंका देन सीलोन गेन इंडिपेंडेंट इनटू पाक कॉन्फ्लिक्ट ओवर कश्मीर। भारत 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था और श्रीलंका 1948 में हुआ था। देखिए, श्रीलंका भी मैप में देखिए, बिल्कुल श्रीलंका जो सीलोन लिखा हुआ है इंडिया के साउथर्न साइड, ये श्रीलंका है। श्रीलंका को पहले सीलोन कहा करते थे, सीलोन इसका एंशियंट नाम है। तो 1948 में श्रीलंका भी इंडिपेंडेंट हुआ था, और ये भी पूरी तरह से ब्रिटिशों से इंडिपेंडेंट हुआ था। ब्रिटिशों ने श्रीलंका को उसी तरह से पूरा कैप्चर करके रखा था जिस तरह से हमारे इंडिया को करके रखा था। तो 1948 की जो मेन इंसिडेंट हुई थी वो थी श्रीलंका की एक आज़ादी। दूसरी ये थी कि कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये देखिए मैप देखिए, जिस तरह से वल्लभ भाई पटेल उस समय सारी रियासतों को मिलाकर पूरा एक इंडिया बनाया था। तो मैंने हमारे कई वीडियो में बताया है कि
4 रियासतों ने मना कर दिया था, जैसे कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और ट्रावनकोर। भोपाल की रियासत के राजा ने भी मना करा था। तो कश्मीर पे क्या हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में था, तो कश्मीर के राजा थे महाराज हरी सिंह। उन्होंने साफ कह दिया था, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उन्होंने इनको आज़ादी दी थी हर रियासत को, कि या तो आप पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं या भारत के साथ, या चाहे तो अपने आप को इंडिपेंडेंट भी रख सकते हैं। तो कश्मीर के महाराज हरी सिंह ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रखा। उनने कहा कि नहीं, मैं भारत के साथ नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर भारत के साथ मिलूंगा तो हमारे यहाँ पे जो कश्मीर में देखिए हिंदू भी है, मुस्लिम भी है और बुद्धिस्ट भी है। तो महाराज हरी सिंह का कहना यह था कि अगर मैं भारत के साथ मिल जाऊंगा तो यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में है, तो मेरे यहाँ की जो मुस्लिम जनता है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेदभाव होगा कहीं ना कहीं। और अगर पाकिस्तान के साथ मिलूंगा तो मेरी जो जनता है वो बुद्धिस्ट और हिंदू है, जबकि मेजोरिटी पाकिस्तान के साथ मिलने पर मुस्लिमों की हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी जो जनता है उसके साथ किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन हो। पाकिस्तान के साथ मिलूंगा तो भी डिस्क्रिमिनेशन होगा, इंडिया के साथ मिलूंगा तो भी डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो उन्होंने दोनों से मिलने से मना कर दिया था और अपना क्या कश्मीर आज़ाद रखा था। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी थी और पाकिस्तान ने उस पर अटैक कर दिया था। पाकिस्तान ने उस पर अटैक करा था। बाद में हरी सिंह ने इंडिया से, हमारे जो सरदार पटेल थे उस समय रक्षा मंत्री, उनसे हेल्प मांगी थी। तो ये वॉर चला था कंटिन्यू 1 साल तक। इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमको इन शॉर्ट में ये समझना है। इसके सेपरेट वीडियो आपको मिलेंगे मेरे चैनल पे। तो कश्मीर का और ये विवाद कम से कम 1 साल तक उस समय चला था। और इंडिया और पाकिस्तान की जो फर्स्ट फाइट जो हुई थी 1947 की, वो कश्मीर पर ही हुई थी। तो जितना हिस्सा उस समय पाकिस्तान की आर्मी ने कवर कर लिया था वो कहलाया था पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, जो आज भी उसका है। और बाकी का हिस्सा हमारा कहलाया था जम्मू कश्मीर। तो ये कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट था। हालांकि कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा है और आज तक कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट 2019 में फाइनली कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ है और कश्मीर भारत का कह सकते हैं पूरी तरह से हिस्सा बना है। लेकिन अभी भी पीओके तक पाकिस्तान के कब्जे में है, अभी तक 2020 तक। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। भारत और पाकिस्तान के बीच जो पहला युद्ध हुआ था वो कश्मीर को लेकर ही हुआ था। और दूसरा क्या था, श्रीलंका उसी समय आज़ाद हुआ था ब्रिटिशों से। थर्ड ये समझेंगे द मिलिट्री एंड द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। यहाँ पे ये समझना है कि देखिए जब पाकिस्तान बना था ना, हमारा इंडिया क्या बना था, डेमोक्रेटिक कंट्री बना था। लेकिन पाकिस्तान कभी डेमोक्रेसी नहीं रहा है। पाकिस्तान में क्या रहा, समय समय पर डेमोक्रेसी भी रही है और सैनिक शासन भी रहा है, मिलिट्री रूल भी रहा है। कभी भी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं रही है, क्योंकि हमेशा वहां पे जब डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होने वाली होती है तो मिलिट्री कह सकते हैं डेमोक्रेसी को हटा के वापस सैनिक रूल इस्टेब्लिश कर देती है। तो कह सकते हैं लोकतंत्र, हालांकि वहां के लोग जो हैं, आम पब्लिक जो है, वो हमेशा ये चाहती है कि पाकिस्तान में भी एक लोकतंत्र हो, प्रॉपर इलेक्शन हो, डेमोक्रेसी हो। लेकिन वहां के जो लीडर है उनका कहना है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सका है। तो अब तक क्या हुआ है, पाकिस्तान में सिर्फ 2 बारी डेमोक्रेसी आई है, एक तो बेनजीर भुट्टो के समय में और दूसरी नवाज शरीफ के समय में। तो ये 1999 तक डेमोक्रेसी रही थी, उसके बाद में वापस ये डेमोक्रेसी खत्म कर दी थी परवेज मुशर्रफ ने। इसमें भी पूरा आगे हम अभी आएगा, ये डिस्कस कर लेंगे। तो ये मिलिट्री और डेमोक्रेसी का पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि पाकिस्तान में कभी डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र वो सक्सेसफुल नहीं रहा है, हमेशा मिलिट्री का ही रूल रहा है, सैनिक शासन ही रहा है। जब भी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होने वाली रहती है तो वहाँ का तख्ता पलट कर दिया जाता है मिलिट्री के द्वारा और पावर अपने हाथ में ले ली जाती है। केवल 2 बार कह सकते हैं डेमोक्रेसी आई है वहाँ पे। एक बेनजीर भुट्टो के समय में आई है, जो 1982 के बाद बेनजीर भुट्टो जब पाकिस्तान की कह सकते हैं पावर उनके हाथ में आई थी तब डेमोक्रेसी आई थी, और दूसरी बार नवाज शरीफ के समय में। लेकिन फिर वही 1999 में परवेज मुशर्रफ ने वापस तख्ता पलट कर दिया था, पावर अपने हाथ में ले ली थी और वापस आर्मी रूल एस्टेब्लिश कर दिया था। अब देखिए 1954 टू 55 पाकिस्तान ज्वाइन द कोल्ड वॉर मिलिट्री ब्लॉक्स सीटो एंड सेंटो। अब यहाँ पे समझना है कि 1954 या 1955 या 1954 1955, देखिए पाकिस्तान ने कोल्ड वॉर के टाइम पे हर कंट्रियां, या तो यूएस के, मैंने आपको कोल्ड वॉर वाले वीडियो में बताया है कि कोल्ड वॉर के टाइम पे दुनिया में 2 पावर थी, एक तो यूएस थी और एक यूएसएसआर थी। एक अमेरिका था और दूसरा यूएसएसआर सोवियत यूनियन था, जिसको आज हम रशिया भी कहते हैं। तो हर कंट्रियां 2 ब्लॉक में बट रही थी, कुछ यूएस के सपोर्ट में जा रहे थे, कुछ यूएसएसआर के सपोर्ट में जा रहे थे। तो पाकिस्तान ने 1954 1955 में सीटो और सेंटो ब्लॉक ज्वाइन कर लिया था। तो अब ये समझना है सीटो और सेंटो क्या है। देखिए जब भी हम सीटो की बात करते हैं ना, इसका होता है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो की बात मैं कर रहा हूं।
ध्यान देना। अब ये सीटों का फॉर्मेशन किया था 1954 में। इसका फॉर्मेशन इसलिए किया गया था क्योंकि ये साउथ ईस्ट का था, और इसको जो हमने देखा है कि यूएसएसआर जो रशिया है उस समय कम्युनिस्ट कंट्री था पूरी तरह से, तो ये यूएस ने इसका एस्टेब्लिश किया था साउथ सीटों का, क्योंकि यूएस बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि यूएस एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कैपिटलिस्टिक कंट्री, और यूएसएसआर जो है कम्युनिस्ट कंट्री है। तो कम्युनिस्टों से साउथ ईस्ट की रक्षा करना इनका मेन मकसद था, इसलिए सीटों का फॉर्मेशन किया था, और इसका जो मेन हेडक्वार्टर था वो बैंकॉक में था। तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, थाईलैंड और यूएस ने इसको 1954 में स्टेब्लिश कर लिया था, क्योंकि साउथ ईस्ट को कम्युनिस्ट होने से बचाने के लिए, कहीं साउथ ईस्ट का एरिया में कम्युनिज्म ना फैल जाए या कम्युनिज्म की थॉट ना फैले। तो इसको बाद में पाकिस्तान ने भी ज्वाइन कर लिया था। अब पाकिस्तान ने ज्वाइन करा था तो कहीं ना कहीं देखिए ये पूरा यूएस का ब्लॉक था सीटों का, तो अगर पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन करा था ना, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं यूएस के ब्लॉक में उस समय चला गया था, यानी कि कोल्ड वॉर के टाइम पे पाकिस्तान ने यूएस का ब्लॉक सिलेक्ट कर लिया था, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं यूएस के खेमे में गया था, क्योंकि उस समय मैंने बताया था कि वर्ल्ड दो ब्लॉक में डिवाइड हो गया था। एक था यूएस का ब्लॉक, दूसरा था सोवियत यूनियन यूएसएसआर का। तो पाकिस्तान ने जैसे सीटों ज्वाइन करा था, और सीटों का फॉर्मेशन क्या हुआ था, साउथ ईस्ट को कम्युनिज्म होने से बचाना, तो पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन करा था। इसका मतलब क्या था, यूएस के ब्लॉक में गया था। दूसरा था देखिए सेंटो। अब ये सेंटो क्या था, इसको बोला जाता है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है। तो ये था 24 फरवरी 1955 को इराक, ईरान और पाकिस्तान, तुर्की और ब्रिटेन ने इसको कह सकते हैं स्टेब्लिश किया था। इसको भी इसलिए स्टेब्लिश किया था क्योंकि देखिए जो सेंट्रल, अगर आप मैप में देखते हैं ना, तो इसको कहा गया था सेंटो, यानी कि जो मिडिल ईस्ट का एरिया है वहां पे कम्युनिज्म की थॉट ना आ जाए, क्योंकि वही बात हो गई थी, क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम पे दो, एक तो कैपिटलिस्टिक कंट्री डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म की फाइट चल रही थी, दो थॉट की। अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि पूरी दुनिया में कम्युनिज्म की थॉट फैल जाए, और सोवियत यूनियन ये नहीं चाहता था कि डेमोक्रेटिक हो जाए कंट्रियां। तो मिडिल ईस्ट को कम्युनिस्ट होने से बचाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश किया गया था, उसको कहा गया था सेंटो, और पाकिस्तान इसका भी मेंबर था। और इसको यूएस ने स्टेब्लिश नहीं करा था, लेकिन यूएस इसको काफी पैसा दिया करता था, फंड दिया करता था। तो यही था कि जब पाकिस्तान ने इसको भी ज्वाइन कर लिया था, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान यूएस के ब्लॉक में चला गया था, और उसके यूएस से बहुत अच्छे रिलेशन हो गए थे इससे, क्योंकि इसके बाद ही हमने देखा है कि यूएस ने पूरा पाकिस्तान को सपोर्ट करा था, क्योंकि वो यूएस के ब्लॉक में गया था। हालांकि इनका उद्देश्य जो था, एम जो था कि सेंटो यानी मिडिल ईस्ट, सेंट्रल ईस्ट को जो नेशन की कंट्रियां हैं उनको कम्युनिज्म होने से बचाया जाए, लेकिन ये फेल हो गया था, क्योंकि अफगानिस्तान और तुर्की और ईरान तक कह सकते हैं रशिया का, यूएसएसआर का बाद में प्रभाव फैल गया था। अब इन 1960 के सितंबर में इंडिया एंड पाकिस्तान साइन दी इंडस वाटर्स ट्रीटी। ये देखा ना, समझ में आया होगा आपको कि सीटो और सेंटो क्या था, और पाकिस्तान ने ज्वाइन करा था। तो पाकिस्तान ने जब सीटो और सेंटो ज्वाइन कर लिया, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान यूएस के सपोर्ट में चला गया, और यूएस का हाथ पाकिस्तान पे आ गया। इसलिए उस दौर में पाकिस्तान काफी जल्दी कह सकते हैं प्रोग्रेस कर रहा था, उसकी इकोनॉमी भी काफी तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि यूएस के ब्लॉक में था और यूएस के सपोर्ट से वो अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रहा था। इसके बाद ही 1960 में साउथ ईस्ट की एक और स्पेशल जो इंपॉर्टेंस इंसिडेंट थी, वो थी इंडिया और पाकिस्तान के बाद इंडस वाटर्स ट्रीटी। देखिए इंडस वाटर्स ट्रीटी, आप इस मैप को ध्यान से देखिए। अब आपको यहाँ पे एक इंडस रिवर दिख रही है, और व्यास दिख रही है, सतलज दिख रही है, रावी, चेनाब, झेलम, ठीक है। तो इसमें यह था, इंडस वाटर ट्रीटी जब हुई थी ना, तो इसमें यह था, देखिए ध्यान देना, इसमें बीच में भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर दिख रही है। इसमें यह था कि एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जो रिवर है इतनी, इसमें कुछ वेस्टर्न रिवर है और कुछ ईस्टर्न रिवर है, कुछ पश्चिम की नदियां हैं और कुछ पूर्व की नदियां। अब मैं बता रहा हूँ ये ट्रीटी क्या थी, या तो नोट डाउन कर लें या ध्यान से सुन लें। देखिए इसमें यह था, ये सतलज, व्यास और रावी, ये तीन रिवर देखना, सतलज, व्यास और रावी, क्योंकि ये ईस्टर्न साइड की रिवर है, पूर्वी साइड की नदियां हैं। तो इसमें कहा गया था सतलज, व्यास और रावी, इनके 80% जल का उपयोग भारत करेगा, यानी इनका 80% पानी भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए ये ज्यादा से ज्यादा भारत से, वैसे तो सारी नदियां भारत से निकल रही हैं, हिमालय से, लेकिन सतलज, व्यास और रावी ये भारत में बहुत ज्यादा बहती है, मतलब इनकी लंबाई जो है ना भारत में सबसे ज्यादा है।
तो इनके 80% जल का उपयोग भारत कर रहा है और 20% जल का उपयोग पाकिस्तान। हालांकि ऐसा नहीं है पाकिस्तान में नहीं जाती, देखिए बहती हुई ये पाकिस्तान में जा रही है, इसलिए कहा गया था क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा लंबाई है इनकी, पाकिस्तान में कम है। तो 80% जल का उपयोग भारत कर लेगा और 20% जल का उपयोग पाकिस्तान कर लेगा, ठीक है। और दूसरी अब आप देखिए, एक तो इंडस रिवर है, वो भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लंबी है भारत की अपेक्षा, भारत के कंपेयर में इंडस पाकिस्तान में बहुत ज्यादा। दूसरी आप देखिए चिनाब और झेलम, इनको कहा जाता है तीन को वेस्टर्न रिवर, यानी कि पश्चिम की नदियां। इसमें ये कहा गया था ये जो पश्चिम की है चिनाब, झेलम और इंडस, ये सिंधु नदी, इनके 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा और इनके 20% जल का उपयोग भारत करेगा, ठीक है ना। क्योंकि इंडस, झेलम और चिनाब इनकी लंबाई पाकिस्तान में ज्यादा है, तो पाकिस्तान में ज्यादा बह रही है वो, पाकिस्तान में ज्यादा लंबाई है ना, लेंथ ज्यादा है, तो पाकिस्तान में लेंथ ज्यादा है, तो पाकिस्तान उनके 80% जल का यूज कर लेगा और भारत क्या करेगा, 20% पानी का यूज कर लेगा। तो ये था सिंधु जल समझौता या इंडस वाटर ट्रीटी, और इसमें साफ बोला था कि कोई भी इन पे डैम नहीं बनाएगा, क्योंकि देखिए सारी रिवर कहीं ना कहीं इंडिया से निकल रही है, तो अगर इंडिया इनमें से एक पे भी डैम बना लेता है तो पूरी तरह से ये जो रिवर है ना, इनका बहाव पूरी तरह से रुक जाएगा और पाकिस्तान में तो जाएगा ही नहीं। तो इसलिए अभी भी ये कॉन्फ्लिक्ट चलता है कि इंडस रिवर पे इंडिया जब डैम बनाने की बात करता है तो पाकिस्तान हमेशा कहता है कि 1960 में हमारे बीच एक सेटलमेंट हो चुका है, अब डैम नहीं बना सकते, क्योंकि ये साफ है कि सतलज, व्यास और रावी के 80% जल का उपयोग भारत करेगा और 20% का पाकिस्तान करेगा, और सिंधु, झेलम और चिनाब के 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा और 20% जल का उपयोग भारत करेगा। तो ये था इंडस वाटर सिस्टम। इसके बाद में 1960 में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे बिटवीन इंडिया एंड चाइना में। देखिए 1900 जब हमने देखा कि 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, इसके बाद में ही 1949 में चाइना भी इंडिपेंडेंट हुआ था। हालांकि चाइना पे पूरी तरह से किसी भी दूसरी कंट्रियों का कब्जा नहीं था, बहुत सारे नेशन थे, बहुत सारी कंट्रियां थी जिनकी इन्वॉल्वमेंट चाइना में थी। तो चाइना में जो इंडिपेंडेंसी मिली है वो उनको खुद की ही दो पार्टियां वहां पे उस समय लड़ रही थी। मैंने चाइना, राइज ऑफ चाइना इकोनॉमी वाले वीडियो में पूरा कवर किया है, चाहे तो जाके देख सकते हैं उसको, और इंडिया चाइना वॉर वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं मेरा, उसमें पूरा डिस्क्राइब किया है, वहां समझ लेना। अभी इन शॉर्ट में मैं बता रहा हूं कि जब चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री बना था तब किसी भी कंट्री ने उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी थी, मान्यता नहीं दी थी, तो भारत ही वो पहला देश था जिसने चाइना को मान्यता दी थी, पूरी तरह से चाइना का सपोर्ट करा था, चीन का सपोर्ट करा था 1949 में, ठीक है ना, जबकि उस समय चीन का कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। 1949 में ही लास्ट में कह सकते हैं 50 तक आते हैं तो चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, इलीगल तिब्बत इंडिपेंडेंट रहा था एंशियंट टाइम से, लेकिन चीन का ये कहना था कि तिब्बत हमारा ही पार्ट है, तो चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। इस पे भारत और चीन के बीच में कहीं ना कहीं रिलेशन खराब होने वाले थे, लेकिन 1955 में एक पंचशील ट्रीटी हुई थी भारत और चीन के बीच में, जिसमें यह कहा गया था दोनों एक दूसरे के इंटरनल मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, दोनों व्यापार को बढ़ाएंगे और पीसफुली रहेंगे। और उसी समय भारत ने तिब्बत को मान लिया था कि चीन का पार्ट है, तो भारत ने चीन का काफी सपोर्ट करा था। लेकिन 1959 में तिब्बत में एक रिवोल्ट हो गया था, क्योंकि तिब्बत पे चीन ने इलीगली कब्जा करके रखा था। तो जब तिब्बत में रिवोल्ट हो गया था तो वहां के कह सकते हैं लीडर हुआ करते दलाई लामा। तिब्बत में जब रिवोल्ट हुए तो दलाई लामा के सपोर्ट से पूरा रिवोल्ट हुआ था, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि तिब्बत को चीन आजाद कर दे। लेकिन चीन ने क्या करा, आजाद तो नहीं करा, उल्टी अपनी आर्मी वहां पे भेज दी और लोगों को मारा पीटा, हजारों लोगों को जेल में बंद कर दिया। तब दलाई लामा अपने समर्थकों के साथ भारत आ गए, भारत ने उनको शरण दे दी, रख लिया। उसके बाद से भारत पे चीन ब्लेम करने लगा कि आप हमारे कह सकते हैं पॉलिसियों के अगेंस्ट जा रहे हैं, आप पूरी तरीके से ब्रिटिशों के जैसे हो गए, जिस तरह से ब्रिटिश अपनी मनमानी लोगों पे करते थे। कई तरह के भारत पे ब्लेम लगाए गए थे और 1962 में एक वॉर हुआ था भारत और चीन का, कह सकते हैं लद्दाख और अरुणाचल पे, जिसमें हमारी कुछ कमजोरियों के कारण भारत बहुत बुरी तरह से हार गया था और फाइनली यूएस के सपोर्ट से युद्ध खत्म हुआ था और चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की थी। टोटल 40 दिन की फाइट थी, जिसमें से माना जाता है 20 एक दिन ही लड़ाई चली थी, इसमें ज्यादा लड़ाई नहीं हुई थी। तो इसका और ज्यादा अगर आपको पूरा डिस्क्राइब समझना है तो मेरा इंडिया चाइना वॉर वाला वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या था, इन 1965 में इंडो पाक वार, यूएन इंडिया पाकिस्तान ऑब्जर्वेशन मिशन। देखिए हुआ क्या था, जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो चुका था तो उसमें क्या था, भारत की कहीं ना कहीं बहुत हार हो गई थी
और भारत उस समय काफी वीक भी हो गया था। तो इसी का फायदा 1965 में पाकिस्तान ने उठाना चाहा, और वही कि जो कश्मीर को लेकर भारत की पहली लड़ाई हुई थी, तो माना जाता है इसको कश्मीर की दूसरी लड़ाई भी कहते हैं। ये दूसरी लड़ाई थी कश्मीर को लेकर, क्योंकि उस समय जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे वो जुल्फिकार अली थे, और प्रेसिडेंट और आर्मी जनरल थे अयूब खान। तो जुल्फिकार अली ने अयूब खान को कहा कि ये सही मौका है, इस समय इंडिया बहुत कमजोर है, 1962 की लड़ाई में भारत बहुत वीक हो चुका है, हमको इसी समय कश्मीर पे अटैक कर देना चाहिए और भारत से कश्मीर को छीन लेना चाहिए। और अगर इस वक्त हम कश्मीर पे अटैक करेंगे तो वहां की जनता भी हमारा सपोर्ट करेगी, वहां की आम पब्लिक, और कश्मीर हमारे पास आ जाएगा। तो ऐसा उनका सोचना था। तो जनरल जो अयूब खान थे उन्होंने फटाफट अपना पूरा डाटा तैयार करा, और कश्मीर के ये सोचा कि कश्मीर की जो आम पब्लिक है वो इनका सपोर्ट करेगी, और भारत पर अटैक कर दिया। और हुआ कुछ भी नहीं, उल्टा जो कश्मीर के लोग थे उन्होंने पूरी तरह से भारत का सपोर्ट करा, और ये लड़ाई 6 महीने चली, और बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान भी इस लड़ाई में हार गया था। और फाइनली ये हुआ था, उस समय हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री थे और अयूब खान के बीच में बाद में एक पीस वार्ता भी हुई थी, मतलब शांति वार्ता भी हुई थी, जो यूएन के सपोर्ट से हुई थी। ये 1966 में इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द ताशकंद एग्रीमेंट। 1965 के बाद ये ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था। ये ताशकंद एक जगह है जो कि रूस में है, ठीक है ना। वहां पे दोनों लाल बहादुर शास्त्री को और अयूब खान को बुला लिया गया था कि अब आप लोग, बहुत लड़ाई हो गई है, अब आए और पीस एग्रीमेंट साइन करें। तो दोनों ने मिलकर वहां पे पीस एग्रीमेंट साइन करे थे, और शर्त उसमें यह थी कि दोनों एक दूसरे के इंटरनल में, पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, दोनों पहले की तरह ट्रेड स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जब वार शुरू हुआ था तो दोनों का ट्रेड खराब हो गया था, इकोनॉमी दोनों की गिर चुकी थी। तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे, वापस रिलेशन बनेंगे, और दोनों ही एक दूसरे के जो इंटरेस्ट रहेगा वो उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, और कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें बातचीत करेंगे, मीटिंग करेंगे, और दोनों की ही जो आर्मियां थी वो अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाएंगे। देखिए इतना वॉर हुआ, हजारों लोग मर गए, डेथ हो गई थी। उसके बाद में ट्रीटी ये होती है कि दोनों की आर्मियां जहां पहले थी वॉर के पहले वहीं आ जाएंगी, मतलब जितनी जीती हुई जगह इंडिया ने जो जीती थी वो छोड़ देगी और वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, और पाकिस्तान की आर्मी तो ऑलरेडी पीछे थी। तो नुकसान इंडिया क्या हुआ था, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान का बहुत बड़ा एरिया कवर कर लिया था। तो ये सेटलमेंट था, हालांकि लाल बहादुर शास्त्री ने पूरी तरीके से सेटलमेंट माना और साइन कर दिया ये प्रपोजल पे। इसके इसी समय शेख मुजीबुर रहमान हुआ करते थे। ये जो मैंने आपको बताया था कि एक वेस्ट पाकिस्तान था, एक ईस्ट पाकिस्तान था। तो ईस्ट पाकिस्तान में कहीं ना कहीं रिवोल्ट शुरू हो गए थे, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान के लोग अब पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते थे। उनका कहना यह था कि अब हमको पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, और ना पाकिस्तान हमारी बंगला जो लैंग्वेज है उसको सपोर्ट करता है, ना हमको राइट्स देता है, ना हमको पॉलिटिक्स पावर दी हुई है। और अलग अलग उनके कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट थे, जिनको लेकर शेख मुजीबुर रहमान ने एक अलग नेशन की मांग कर दी थी कि हमको जो ईस्ट पाकिस्तान है इसको एक अलग देश बना दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के सपोर्ट में हमें रहना ही नहीं है, हमको एक अलग देश चाहिए। ऐसा इसी समय हो गया था, ये इंडो पाक वार के टाइम पे ही। और यहाँ पे ही हमारे लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई थी, क्योंकि जैसे ये ट्रीटी हुई थी उसके बाद में ताशकंद जो रशिया में जगह है वहीं पे लाल बहादुर शास्त्री की डेथ भी हो चुकी थी। तो उसको काफी इस पे भी डिस्कस है, डिबेट है कि आखिर लाल बहादुर शास्त्री की डेथ कैसे हुई थी, रीजन क्या था। ये ताशकंद में एग्रीमेंट हुआ था अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच। अब 1971 मार्च, प्रोक्लेमेशंस ऑफ इंडिपेंडेंट बाय लीडर्स ऑफ बांग्लादेश। अब देखिए बांग्लादेश में रिवोल्ट स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि उनका कहना यह था कि जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो हम पे दबाव डालता है, लाद रहे हैं, हमारी जो बंगला लैंग्वेज है, हमारी जो बंगला संस्कृति है वो मान ही नहीं रहे, और यहाँ के जो लोगों का जो फ्रीडम है, और जो ना तो कोई पॉलिटिकल पावर दे रहे ना फ्रीडम दे रहे, पूरी तरीके से हम पे प्रेशर डाल के रखा है। तो हमको अभी वेस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, और या तो हमको पॉलिटिकल पावर दी जाए या तो फिर हमारे को एक अलग नेशन बना दिया जाए। तो ये जो उस समय हमारी, देखिए इंदिरा गांधी थी भारत की प्राइम मिनिस्टर, और इनको भी समझ लीजिए बेनजीर भुट्टो थी, इनका भी मैं बताऊंगा कि इनका रोल क्या था। इनके समय पाकिस्तान में दूसरी बार डेमोक्रेसी आई थी। ये जुल्फिकार अली भुट्टो थे, और ये थे कह सकते शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो इनका ही कहना था कि हमारा जो ईस्ट पाकिस्तान है इसको पूरी तरह से आज़ाद कर दिया जाए और एक अलग नेशन बना दिया जाए। इनकी एक पार्टी हुआ करती थी आवामी लीग,
आवामी लीग पार्टी का बहुत इन्होंने प्रचार किया ईस्ट पाकिस्तान में, और 1970 तक आते आते इनकी पार्टी ने पूरी तरीके से वहाँ पे जो इलेक्शन हुए थे वहाँ पे सारी सीटें जीत गई थी आवामी लीग। जब ये सारी सीटें जीत गए थे तो उस समय जो लीडर हुआ करते थे याहिया खान, जनरल थे ये पाकिस्तान के, उन्होंने इनको जेल में डाल दिया, इनके लोगों को मारा पीटा, क्योंकि वो बिल्कुल सब पसंद नहीं कर रहे थे इनकी मांग को, और उनका साफ कहना था कि हम ईस्ट पाकिस्तान को अपने हाथों से जाने नहीं देंगे और बांग्लादेश तो बनने नहीं देंगे। तो इनके आंदोलन को पूरी तरह से कुचलने की कोशिश की गई थी पाकिस्तानी आर्मी के थ्रू। तो उस समय हुआ ये था, हजारों लोग मारे गए थे, लाखों बेघर हो गए थे। तो बहुत सारे लोग भारत आ चुके थे, भारत में शरणार्थी कैंप भर चुके थे, सब अपनी जान बचा के भारत आ रहे थे। फाइनली भारत ने इस मामले में इंटरफेयर करा और इनकी आज़ादी की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, अगर ये चाह रहे हैं तो उनको आज़ाद कर दिया जाए। बस इसी पे भारत और पाकिस्तान का 1971 का वॉर हुआ था, क्योंकि भारत पाकिस्तान से कह रहा था कि अगर ये लोग चाह रहे हैं कि इनको आज़ाद कर दिया जाए तो आपको इनको एक आज़ाद मुल्क बना देना चाहिए। जबकि पाकिस्तान का ये कहना था कि वो ईस्ट पाकिस्तान हमारा पार्ट है, वो हमारा मैटर है, हम उसको अपने तरीके से कंट्रोल कर लेंगे, आप इंटरफेयर ना करें। लेकिन यहाँ पे बहुत कत्लेआम कर रहे थे, इन लोगों को मारा जा रहा था, तो फाइनली भारत को इनका सपोर्ट करना पड़ा। और 1971 का फिर एक वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान फिर बुरी तरह हारा था, और इसी में कह सकते 1 लाख सोल्जर, 93 97 भी बोला जाता है, 93,000 या 97,000 जो सोल्जर थे, समथिंग समथिंग 1 लाख आप मान लीजिए, उन सोल्जरों ने पूरी इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया। और ये जो सरेंडर था पूरे वर्ल्ड लेवल का सबसे बड़ा सरेंडर था, क्योंकि कभी भी किसी भी इतनी बड़ी आर्मी ने किसी दूसरी आर्मी के सामने सरेंडर नहीं करा था। और फाइनली भारत के सपोर्ट से एक कह सकते हैं ये जो बांग्लादेश था वो बना। लेकिन इसमें एक चीज और समझने की जरूरत है कि उस समय पाकिस्तान ने अमेरिका से सपोर्ट मांगा था, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं मैंने बताया सीटों का मेंबर था, और सीटों का मेंबर था तो यूएस के ब्लॉक में था, तो यूएस ने उस समय पाकिस्तान की काफी हेल्प की थी। तो यूएस बड़े बड़े हथियार भेज रहा था पाकिस्तान को, जिसके कारण अब भारत पे कहीं ना कहीं प्रेशर आ गया था, क्योंकि यूएस के हथियारों से पाकिस्तान की आर्मी फाइट कर रही थी। तो फाइनली इन अगस्त इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 20 ईयर, तो हमने भी सोवियत यूनियन से ट्रीटी कर ली थी। क्योंकि देखिए भारत की शुरू से ये पॉलिसी रही है कि जब एक सुपर पावर हमारे अगेंस्ट हो जाएगी तो हम दूसरे सुपर पावर के पास चले जाएंगे। तो जिस तरह से उस समय यूएस पाकिस्तान का इस वॉर में सपोर्ट कर रहा था ना, उस तरह से फिर यूएसएसआर ने हमारा सपोर्ट करा था। तो हुआ कुछ भी नहीं था, ये दोनों का वॉर खत्म हुआ था, और फाइनली भारत के सपोर्ट से पूरी तरह से दिसंबर में लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश आजाद हो चुका था। और पूरी तरीके से ये देखिए जो ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश बन गए थे, शेख मुजीबुर रहमान यहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर, पहले लीडर बन चुके थे। ठीक है, पूरा भारत के सपोर्ट से हुआ था। इसका भी एक सेपरेट वीडियो है, इसको भी हमने अभी शॉर्ट में कवर करा है, वरना लड़ाई कैसे हुई थी और किस तरह से उनने तैयारियां की थी, ये सब मेरे दूसरे वीडियो में को मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो फाइनली बांग्लादेश बन गए थे। ये कभी ईस्ट पाकिस्तान था जो कि 1971 में आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश बना था। तो जब ये बांग्लादेश बन गया था, अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए, तो उसके बाद में जब ये बांग्लादेश बना था तो फिर उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद में ही ये जो जुल्फिकार हैं, ये जुल्फिकार अली भुट्टो हैं, ये पाकिस्तान के कह सकते हैं मेन लीडर बन चुके थे। उसके बाद में जुल्फिकार अली भुट्टो, जब जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के बन चुके थे तो क्या हुआ था उस समय, देखिए जब मैंने बताया बांग्लादेश बन रहा था उस समय याहिया खान का शासन था, रूल था पाकिस्तान में। लेकिन उसके बाद में जुल्फिकार अली बन चुके थे। पहले कौन थे बांग्लादेश के समय? याहिया खान थे। लेकिन उसके बाद कौन बने थे? जुल्फिकार अली भुट्टो बने थे। 1971 से 1977 तक, 1971 से 77 तक ये रहे थे। लेकिन अभी भी डेमोक्रेसी नहीं थी, ठीक है। लेकिन 1977 के बाद में इनको भी हटा दिया था। किसने? जनरल जियाउल हक ने। एक और जनरल आ गए थे पाकिस्तान के, जनरल जियाउल हक ने इनको भी हटा दिया था। और 1982 में इनके समय, जियाउल हक के समय, पाकिस्तान की जनता ने डेमोक्रेसी के लिए बहुत रिवोल्ट करे थे। जियाउल हक के समय पाकिस्तान की जो लोग थे उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए काफी रिवोल्ट शुरू कर दिए थे। और फाइनली क्या हुआ था 1988 में, अब आई थी बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो ने कह सकते हैं अपनी पार्टी बनाई, अपनी पार्टी के लोगों को इकट्ठा करा और इलेक्शन हुए और वो जीती। और इनका ये कहना था कि मैं जीत जाऊंगी तो पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी। और फाइनली ये जीत गई इलेक्शन और इन्होंने पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दी।
और ये डेमोक्रेसी 1988 से 1999 तक रही थी, जब तक कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। फाइनली नवाज शरीफ को भी हटा दिया गया, क्योंकि मैंने बताया है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कभी सक्सेस नहीं रही है, क्योंकि वहाँ के जो लीडर हैं उनका सोचना है कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रह सकता, वहाँ पे सैनिक शासन ही पाकिस्तान के लिए बेस्ट है, ये उनकी सोच है। तो 1999 में ही परवेज मुशर्रफ ने, जो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे, उनको वहां से हटा दिया था और खुद वहां के कह सकते हैं पावर अपने हाथ में लेकर बैठ गए थे। और जो परवेज मुशर्रफ थे वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी रहे और प्रेसिडेंट भी रहे थे। तो ये हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इन 1972 में जुलाई, इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द शिमला एग्रीमेंट। देखिए बांग्लादेश कॉन्फ्लिक्ट के बाद ही, जब बांग्लादेश पूरी तरह से बन गया था, उसके बाद में इंडिया और पाकिस्तान ने एक शिमला एग्रीमेंट भी साइन किया था। और ये जो शिमला एग्रीमेंट साइन करा था, ये भारत के शिमला में हुआ था। और इसमें ये जो जुल्फिकार अली भुट्टो और अपनी जुल्फिकार अली भुट्टो इंडिया आए थे, और उनकी लड़की भी आई थी, ये जो बेनजीर भुट्टो मैंने आपको बताई है, ये इंडिया आए थे। भारत के शिमला में, कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश की कैपिटल जो है शिमला में आए, और वहाँ पे एक पीस एग्रीमेंट इन्होंने साइन करा था। और वो पीस एग्रीमेंट ये था कि हमने जो पाकिस्तान के जो 99,000 सोल्जरों को कह सकते हैं अरेस्ट कर लिया था उस समय, मैंने आपको बताया है, उनको भारत ने छोड़ दिया। और बदले में इन्होंने ये कहा था कि हम अब जो कश्मीर का मैटर है आपस में ही सॉर्ट आउट कर लेंगे, कभी किसी पे ब्लेम नहीं करेंगे, और जो कश्मीर का मैटर है कभी भी इसको इंटरनेशनल लेवल पे नहीं लेके जाएंगे, और सीज फायर नहीं करेंगे। काफ़ी शिमला एग्रीमेंट में काफ़ी एग्रीमेंट साइन हुए थे, लेकिन पाकिस्तान ने इस एग्रीमेंट को कभी माना ही नहीं। इनका ये कहना था कि पाकिस्तान, हम कश्मीर के मैटर पे हमेशा बातचीत करेंगे, कभी लड़ाई नहीं होगी। लेकिन देखिए 1971 के बाद 1999 में एक और फाइट हुई थी, कारगिल की वार, वो भी हुई थी, तो इन्होंने वो एग्रीमेंट नहीं माना। दूसरी बात इनका कहना यह था कि हम इस मैटर को कभी भी इंटरनेशनल लेवल पे नहीं लेके जाएंगे, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए। तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं ये जो थे पाकिस्तान के लीडर, इन्होंने शिमला एग्रीमेंट तो कभी माना ही नहीं। तो ये शिमला एग्रीमेंट भी लगभग फेल हो चुका था। इन 1974 में इंडिया कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट, ये शिमला एग्रीमेंट हुआ था। उस समय हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, और वहाँ पे ये था जुल्फिकार अली भुट्टो, जो अपनी लड़की बेनजीर भुट्टो के साथ आए थे इंडिया में। तो 1974 में इंडिया ने कंडक्ट करा था न्यूक्लियर टेस्ट, अपना न्यूक्लियर टेस्ट, यानी हमने हमारा पहला न्यूक्लियर बम बना लिया था, न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया था। तो इससे भी पूरी दुनिया शॉक हो गई थी कि इंडिया के पास भी अब न्यूक्लियर बम है। सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तान। इन 1976 में पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन। देखिए जब पाकिस्तान से बांग्लादेश टूटकर अलग बना है 1971 में, हमने काफ़ी हेल्प करी थी इंडिया ने, तो इनके रिलेशन खराब हो चुके थे। पाकिस्तान बांग्लादेश को रिकॉग्नाइजेशन यानी मान्यता ही नहीं देता था, हम तो मान्यता ही नहीं देंगे बांग्लादेश जैसा कोई देश है। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करा, और 1976 आते आते पाकिस्तान और बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक रिलेशन बनना शुरू हुए थे। हालांकि बांग्लादेश तो एक अलग देश बन ही गया था, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशन मतलब एक, हाँ, दोनों लीडर आपस में बातचीत कर रहे हैं और दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट कर दिया है, एक्सेप्ट कर लिया है पाकिस्तान ने भी कि बांग्लादेश हाँ एक सेपरेट नेशन है, देश है, स्वतंत्र देश बन चुका है, और उससे अब हमको बिजनेस करना है। तो इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन बने थे। In 1985 December, South Asian leaders they signed SAARC charter at the first summit in Dhaka। अब देखिए ये जो साउथ एशिया के जो लीडर थे, इन सब ने एक सार्क जो कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसको बोला जाता था साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ठीक है ना, इसका ये था। तो ये जो बना था ना, ये साउथ एशियाई कंट्रियों को मिलाकर बना था कि साउथ एशिया के सारे देश अब युद्ध वगैरह छोड़ते हुए अपना आपस में बिजनेस करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, दक्षिण एशिया के लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, इकोनॉमी को और अपनी जो कल्चर प्रोग्रेस है उसको बढ़ाएंगे, और हमारे इकोनॉमी में तेजी लाएंगे। सभी लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की बॉर्डर टेरिटरी की रिस्पेक्ट करेंगे, आपस में ट्रस्ट होगा, हमारी जो भी प्रॉब्लम है उनको हम बैठ कर कह सकते हैं बातचीत करके ही सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये इनका सार्क में कह सकते हैं इनके उद्देश्य थे, इनके एम थे चार्टर के। तो वही चार्टर इन्होंने साइन करा था साउथ एशिया के
देशों ने। अब साउथ एशिया में कौन कौन आते हैं, जैसे आपको मैंने बताया, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब थे। तो इन्हीं लोगों ने मिलकर कह सकते हैं ये एक सार्क ऑर्गेनाइजेशन था। इसमें एक चार्टर इन्होंने साइन कर लिया था कि अब हम बिजनेस करेंगे, एक दूसरे को आपस में ट्रस्ट करेंगे, एक दूसरे के बॉर्डर पे किसी तरह की कोई कह सकते हैं फायरिंग नहीं होगी, और बिजनेस बढ़ाएंगे और सबका सम्मान करेंगे। आपस में जो भी अगर हमारी कोई कंट्रोवर्सी होगी उसको बैठकर सॉर्ट आउट करेंगे। तो 1985 में सार्क जो चार्टर था इन सारी कंट्रियों ने मिलकर ज्वाइन कर लिया था। तो ये भी बहुत बढ़िया था कि साउथ एशिया में पूरी तरह से पीस आएगी, बिजनेस बढ़ेगा, सारी कंट्रियां डेवलप होंगी, सभी कंट्रियों के लोग एक दूसरे देश में जा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा एग्रीमेंट ये था, जिसमें काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस भी रही थी इसमें बात तक। लेकिन कुछ पाकिस्तान और भारत के कॉन्फ्लिक्ट के कारण एट ए प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो सार्क की जो अचीवमेंट जो पहले थी वो अब नहीं रही है। कह सकते हैं इसकी जो माना जाता है कि सार्क अब लगभग खत्म सा हो चुका है। लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन था और अभी भी है तो सही। लेकिन पाकिस्तान की कुछ जैसे टेररिज्म, इसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान टेररिस्टों को सपोर्ट नहीं करेगा, टेररिज्म को कम कंट्रोल करेगा और आपस में ट्रस्ट होगा। लेकिन पाकिस्तान ने वो शर्तें मानी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सार्क की जो कह सकते हैं प्रेजेंस है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है कि सार्क के होते हुए भी या तो सार्क बनाते ही नहीं, और अगर बनाया है तो उसको कह सकते हैं शर्तें माननी थी। तो ये ढाका में हुई थी और इस तरह का इन्होंने ज्वाइन करा था सभी कंट्रियों ने। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका भी, ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका ये क्या थी, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। अब जब श्रीलंका आज़ाद हुआ था ना, तो श्रीलंका क्या बना था, श्रीलंका जब आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के बाद जैसे इंडिया तो पूरी तरह से एक सेक्युलर कंट्री बना था, हम सभी धर्म के लोगों को अपने देश में रहने की परमिशन देते हैं और उनके साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा नहीं होगा और भारत में रह सकते हैं। भारत एक सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष देश थे। लेकिन जो श्रीलंका था, इसने बनने के बाद पूरी तरीके से, ये मैप देखिए आप पूरे श्रीलंका का, श्रीलंका में भी बहुत से अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते थे। देखिए अगर ये जो रेड पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरी तरह से श्रीलंका का नॉर्थन पार्ट है। यहाँ पे रहते हैं तमिल, तमिल लोग रहते हैं, ठीक है ना। ये तमिल लोग और कुछ मुस्लिम से, इसमें कुछ मुस्लिम तमिल है, कुछ कह सकते हैं इसमें क्रिश्चियन है। तो इस तरह के लोग रहते हैं। बाकी पूरा अगर श्रीलंका देखा जाए तो श्रीलंका में सिंहली लैंग्वेज बोली जाती है। तो श्रीलंका जब बना था ना, बनते से ही श्रीलंका ने क्या करा था, अपने आप को पूरी तरीके से एक बुद्धिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर दिया था कि हम सिर्फ अगर किसी एक रिलीजियंस को ही आगे बढ़ाएंगे वो होगा हमारा बौद्ध धर्म। इन्होंने अपना राजधर्म बौद्ध धर्म डिक्लेयर कर दिया। तो दूसरे धर्म के लोग हमेशा से ये कहते थे और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, क्योंकि जो सिंहली लैंग्वेज वाले हैं और जो बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों को गवर्नमेंट फैसिलिटी मिलती थी, उन्हीं लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिला करती थी, दूसरे लोगों को नहीं मिला करती, दूसरे लोगों को कोई फैसिलिटी ही नहीं थी। और ये नॉर्थन पार्ट आप देख रहे हैं, पूरा जो रेड है ये तमिलों से भरा हुआ था। और ये तमिल थे इंडिया के तमिल, जो किसी समय पे ब्रिटिशों ने भारत के तमिलनाडु से ले जाकर इनको श्रीलंका में चाय के बागानों में काम करने के लिए लगा दिया था। तो ये तमिल तब से श्रीलंका में ही रहने लगे थे। किसने लगाया था इनको, ब्रिटिशों ने। जब ब्रिटिश भारत में थे ना, तब वो तमिलनाडु से बहुत सारे तमिल लोगों को श्रीलंका लेके गए थे और श्रीलंका के चाय के बागानों में काम करने के लिए लगा दिया था। तो ये वहां पे काम करा करते थे। तो श्रीलंका जब आज़ाद हुआ था, तब देखा जाए तो श्रीलंका को सबको इक्वल राइट्स देने चाहिए थे, लेकिन श्रीलंका की गवर्नमेंट ने नहीं दिए। ओनली सिंहली लैंग्वेज वालों को प्रेफरेंस दी, ओनली अपना राजधर्म डिक्लेयर कर दिया कि बौद्ध राजधर्म है और इसी धर्म को मानने वाले लोगों को गवर्नमेंट फैसिलिटी, गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी। और हमेशा से कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ, तमिलों के साथ डिस्क्रिमिनेशन वहां पे हुआ है। और बस इसी के कारण देखिए धीरे धीरे, शुरू में तो कोई भी चीज चलती है, लेकिन एक टाइम के बाद इसी डिस्क्रिमिनेशन के चलते 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 एक टाइम ऐसा आया कि ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका था वहां पे श्रीलंका और तमिलों के बीच में। तमिलों ने ये कहना चालू कर दिया, या तो हमारे नॉर्थन पार्ट को अलग कर दिया जाए और एक अलग देश बना दिया जाए, हम पूरी तरह से तमिल एक अलग ही देश बना लेंगे, या तो हमको राइट्स दे दिए जाए। और अगर नहीं देंगे तो फिर क्या हुआ, जब इन्होंने इस तरह की डिमांड रखी तो उनको मारा गया, पीटा गया श्रीलंका के आर्मी के थ्रू। तो मजबूरन क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गया। 1983 तक आते आते इसको कहा गया था एलटीटी। इसका भी सेपरेट वीडियो देखना आप,
पूरा। इसको भी अभी मैं इन शॉर्ट में, ये सारे लेक्चर फिलहाल इन शॉर्ट में मैं कवर कर रहा हूँ साउथ एशिया के। बाकी इस पे एक अलग लेक्चर आपको मिलेगा, आप वहाँ देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसको कहा था एलटीटी, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिलिलम। इन लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए कहा था कि श्रीलंका के नॉर्थन पार्ट को आज़ाद कर दिया जाए, और इन लोगों ने आज़ादी की डिमांड के लिए एक, कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना लिया जिसको कहा गया था एलटीटी, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिलिलम। और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था उस समय का, दुनिया के बड़े बड़े, कह सकते हैं, लीडरों को इन्होंने मार दिया था। श्रीलंका में की आर्मी इनको रोकने में मुश्किल आ गई थी। ये तमिलों का ऑर्गेनाइजेशन था जो अपनी, कह सकते हैं, आज़ादी के लिए डिमांड कर रहे थे कि हमारे को आज़ाद कर दिया जाए, और इन्होंने हथियार उठा लिए थे और बहुत कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया था। देखिए, लड़कियां भी, जो गर्ल्स थी, ये भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करती थी और काफ़ी फक्र महसूस करते थे उस समय ये लोग, कि इनको काफ़ी प्राउड महसूस होता था, गर्व महसूस होता था कि हाँ, हम एलटीटी के मेंबर हैं, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिलिलम, और अपनी आज़ादी के लिए फाइट कर रहे हैं। इसमें बच्चे भी थे, देखिए छोटे छोटे बच्चों ने हथियार उठा लिया था, और ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। और आज तक का अगर कोई सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ये था, यही था एलटीटी, जिसने दुनिया के सबसे बड़े बड़े लीडरों को मारा है। कोई मुकाबला नहीं, श्रीलंका की आर्मी तक फेल हो गई थी इनका सामना करते करते, और इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। तो ये इतना, कह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा था कि हजारों लोगों की जान चली गई, लाखों लोग मर गए इसमें, ये सिर्फ श्रीलंका के कुछ गवर्नमेंट के कारण। और ये इनके लीडर थे, देखो इसको कहा गया, इसको कहते थे प्रभाकरण, विलु पिल्लई प्रभाकरण, ये इनके लीडर थे और इनकी स्टाइल थी। ये सारा जो एलटीटी ही इनके गाइडेंस से ही कवर होता था, इनके गाइडेंस से ही चलता था। ये विलुपल्ले प्रभाकरण, देखिए इसके पीछे एक टाइगर का फेस भी है जो आधा है। ये कहते थे लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिलिलम, स्वतंत्रता के लिए टाइगर जैसा बनना पड़ता है अगर आज़ादी चाहिए तो। और इनका ये ऑर्गेनाइजेशन था पूरी तरह से, तो बहुत खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन था, और श्रीलंका की गवर्नमेंट पे भारी पड़ गए थे ये। हालांकि भारत ने हमेशा ये कहा था श्रीलंका से उस समय कि आप, क्योंकि भारत में भी तमिल थे, तो जो इंडिया के तमिल लोग थे वो हमेशा इंडिया की गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला करते थे कि आप श्रीलंका की सरकार से बात करें और वहाँ के तमिलों को राइट से दिलवाएं। तो भारत सरकार ने कई बार श्रीलंका की गवर्नमेंट से बात भी करी थी, और दोनों के लिए हमारे जो उस समय के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी ने एक पीस कीपिंग मिशन तैयार करा था। क्योंकि देखिए, इन लोगों ने उठा लिए थे हथियार, हजारों लोगों की जानें जा रही थी, बहुत से लोग मर रहे थे दिल्ली में, और ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, बड़े बड़े लीडरों को मारा था। तो हमारे राजीव गांधी ने उस समय श्रीलंका की गवर्नमेंट के कहने पर, श्रीलंका की गवर्नमेंट ने खुद सपोर्ट मांगा था कि हमको सपोर्ट चाहिए अब इन लोगों को खत्म करने के लिए। तो हमारे राजीव गांधी ने सिर्फ एक पीस कीपिंग मिशन भेजा था कि हम एक शांति आर्मी भेजेंगे जो लड़ेगी नहीं, सिर्फ एलटीटी के जो मेंबर रहेंगे और आपके गवर्नमेंट के मेंबरों के बीच में पीस करवा देगी दोनों के बीच में, और किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़े नहीं होगा। लेकिन ये जो थे, तो हमारी जो पीस कीपिंग मिशन था ये इंडियन आर्मी का, ये सिर्फ शांति बहाल करने के लिए गया था श्रीलंका में, कि शांति स्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन हुआ उल्टा था, ये गए थे शांति स्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन इन्हीं लोगों ने, एलटीटी के मेंबरों ने इनका विरोध कर दिया था, और कुछ श्रीलंका के लोगों ने भी, कि श्रीलंका में इंडियन आर्मी क्या करे। और एलटीटी के मेंबरों ने साफ कह दिया था कि इंडियन आर्मी को यहाँ आने की जरूरत नहीं, हम हमारा मैटर अपने तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो बाद में क्या हुआ था, जैसे ही हमारी इंडियन आर्मी वहां गई, इंडियन आर्मी गई तो थी पीस स्टेब्लिश, उल्टा इन लोगों से उलझ के रह गए, क्योंकि इन लोगों ने इंडियन आर्मी को पसंद नहीं किया वहां पे, और इंडियन आर्मी पे गोलियां चलानी शुरू कर दी। तो एलटीटी और इंडियन आर्मी के बीच में मजबूर, लेकिन बहुत घमासान फाइट होने चालू हो गई थी। बाद में राजीव गांधी ने और भी अपनी सेना भेज दी थी, और घमासान फिर तो लड़ाई हुई थी एलटीटी के मेंबर और इंडियन आर्मी में। और हुआ क्या, फाइनली एलटीटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, खत्म कर दिया गया इंडियन आर्मी के थ्रू। और विलुपल्ले प्रभाकरण जो इनके मेन लीडर थे, जिन्होंने बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया था, वो तो खत्म ही हो गए, चले गए, भाग गए थे ये तो। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, जो पीस स्टेब्लिश करने का जो इरादा था वो पीस स्टेब्लिश नहीं हुई, और फाइनली हमारी इंडियन आर्मी को ये मिशन वहीं छोड़ के आना पड़ा। हालांकि इसमें एलटीटी तो लगभग खत्म ही हो चुका था, जो इनका खौफ था एक टाइम पे 1985, 87, 88 के दौर में, वो पूरी तरह से इनका खौफ खत्म हो गया था दुनिया में। हमारी इंडियन आर्मी ने इन लोगों को खत्म कर दिया था पूरी तरह से, और ये राजीव गांधी का था। बाद में हालांकि इन्हीं एलटीटी के मेंबरों ने, जो विलुपल्ले प्रभाकरण हैं, इन्होंने ही राजीव गांधी को मरवाया था, क्योंकि उनका कहना यह था कि इंडियन आर्मी को भेजा किसने था, राजीव गांधी ने भेजा था ना। तो आपने सुना होगा तमिलनाडु में राजीव गांधी पे को मार दिया गया था, तो वो एलटीटी के जो मेंबर थे विलुपल्ले प्रभाकरण, उसने ही मारा था। हालांकि आज तो एलटीटी नहीं है, क्योंकि विलुपल्ले प्रभाकरण की डेथ हो चुकी है।
खत्म हो चुका है, आज एलटीटी खत्म हो चुका है पूरी तरह से। लेकिन हाँ, ये राजीव गांधी थे जिन्होंने एलटीटी को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन बाद में इनको भी मार दिया था इसी विल्लुपल्ले प्रभाकरण ने, क्योंकि उसका कहना था राजीव गांधी ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दिया। आज तो काफी श्रीलंका में पीस भी स्टेब्लिश है। तो ये हो रहा। इन 1988 में इंडिया सेंड्स ट्रूप्स टू द मालदीव टू फॉल ए कॉप अटेम्प्ट बाय द मर्सनरीज। देखिए 1988 में ये वो टाइम था जब इन्हीं एलटीटी के मेंबरों ने मालदीव को कब्जे में ले लेते। देखिए मालदीव पूरा एक देश है, ये देखिए मालदीव इंडिया के पास में, हालांकि बहुत छोटा देश है ये, इधर श्रीलंका इधर मालदीव, लेकिन इस पूरे एक देश पे कब्जा कर लिया था इन एलटीटी के। कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन इतना पावरफुल नहीं हुआ जिसने किसी एक कंट्री को कवर कर लिया। तो इन एलटीटी के मेंबर ने मालदीव पर ही कब्जा कर लिया था। तो इन यहाँ के भी जो प्रेसिडेंट थे उस समय, उन्होंने इंडियन आर्मी से हेल्प मांगी थी कि आप हमको बचा लो, अदरवाइज पूरे मालदीव पे ये एलटीटी के मेंबरों का कब्जा हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन कैक्टस स्टार्ट करा था। ऑपरेशन कैक्टस का मतलब यह था कि मालदीव को पूरी तरीके से इन एलटीटी के जो टेररिस्ट हैं इनसे बचाना, और इंडियन आर्मी ने फटाफट अपनी एयरफोर्स और नेवी के थ्रू इन पर अटैक कर दिया और एलटीटी के मेंबरों का यहां से भी सफाया करा, और मालदीव के जो प्रेसिडेंट थे उनको पूरी तरह से सेफ कर दिया और मालदीव को एलटीटी के मेंबरों के हाथों में जाने से रोका। तो ये बड़े बड़े देशों पे ये कब्जा कर रहे थे, तो इंडियन आर्मी ने इनको यहाँ पे भी मालदीव को पूरी तरीके से बचा लिया था। ये था ऑपरेशन कैक्टस था, याद रखना ये ऑपरेशन कैक्टस था। जब मालदीव पे एलटीटी के मेंबरों ने अटैक करा था, अपने बड़े बड़े शिपों के साथ आ गए थे, तब इंडिया ने उनको पूरी तरीके से वहां पे उनकी गद्दी बचाई थी, कह सकते हैं वहां के प्रेसिडेंट की। इसी समय इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक और साइन हुई थी, एग्रीमेंट नॉट टू अटैक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज ऑफ ईच अदर, माने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी। इंडिया ने साफ कहा था कि हम हमारे न्यूक्लियर हथियारों का कभी भी पहले यूज नहीं करेंगे, अगर कोई देश हमारे ऊपर यूज करेगा तो हम करेंगे। तो ये इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को उस समय कहीं ना कहीं डर हो गया था तो इंडिया कहीं हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक ना कर दे, क्योंकि इंडिया के पास न्यूक्लियर बम था। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक ट्रीटी हो गई थी। इंडिया का कहना यह था कि हम कभी भी फर्स्ट यूज नहीं करेंगे जब तक कि कोई हम पे नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई हम पे करता है तो हम हमारे न्यूक्लियर हथियार फिर यूज करेंगे, लेकिन पहले नहीं करेंगे। तो ये एक ट्रीटी हुई थी। इन 1988-1991 डेमोक्रेसी रेस्टोरेशन बांग्लादेश एंड नेपाल। देखिए बांग्लादेश और नेपाल में यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी आखिर आई कैसी थी, आखिर किस तरीके से बांग्लादेश और जो नेपाल था वहां पे कभी डेमोक्रेसी तो थी नहीं, तो डेमोक्रेसी कैसे। देखिए जब बांग्लादेश बना था ना, तो बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान, मैंने आपको बताया है कि वहां के लीडर थे, ठीक है, और वही वहां की कह सकते हैं इंडिपेंडेंसी उन्हीं के सपोर्ट से हुई थी। वो उन्हीं ने सभी लोगों को कह सकते हैं इकट्ठा करा था। वहीं के पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, प्रधानमंत्री। तो उन्होंने अपना देश क्या बनाया था उस समय, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था बांग्लादेश का, उसमें साफ लिखा था बांग्लादेश एक है सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट कंट्री है, ठीक है ना, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश है, ये घोषित कर दिया था शेख मुजीबुर रहमान ने और बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन ने। लेकिन 1975 में जब मुजीबुर रहमान थे, इन्होंने क्या करा था, ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, 1971 में इन्होंने अपने देश को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिक्लेयर करा था, जो कि इंडिया है वैसा के वैसे। लेकिन 1975 तक आते आते इन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जगह पे अपनी कंट्री को प्रेसिडेंशियली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लिया था। अब अगर ये देखना है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, तो इसके लिए आप मेरा एग्जीक्यूटिव बॉडी वाला लेक्चर देखें, वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि आखिर ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन पद्धति या प्रेसिडेंशियली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। वो वीडियो जरूर देख लें, समझ में आ जाएगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, प्रेसिडेंशियली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो यूएस में है उसको एक्सेप्ट कर लिया, और सिर्फ अपनी पार्टी, इनकी जो आवामी पार्टी थी, इसको छोड़कर बाकी सारी पार्टियों को क्या करा, खत्म कर दिया गया। अब दूसरी सारी पार्टियों को जब शेख मुजीबुर रहमान ने बैन कर दिया और साफ कह दिया कि अब दूसरी कोई पार्टी नहीं बनेगी, सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी, तो क्या हुआ, बांग्लादेश में एक रिवोल्ट हो गया उनके जो शेख मुजीबुर रहमान थे इनके अगेंस्ट। तो इन्होंने क्या करा, अपनी आर्मी को बुलाया, आर्मी से उस रिवोल्ट को दबाने की कोशिश की गई, फिर इसमें हजारों लोग मारे गए। कुछ समय बाद इनकी आर्मी ने भी इनके खिलाफ कह सकते हैं बगावत कर दी और मुजीबुर रहमान अपनी ही आर्मी के हाथों मारे गए। इसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर एक जो आर्मी के कमांडर थे जिया उर रहमान आगे आए, उन्होंने बांग्लादेश की पावर अपने हाथ में ले ली और क्या बना, फिर सैनिक शासन आ गया। जिया उर रहमान ने बांग्लादेश की पावर अपने हाथ में ले ली और अपनी एक पार्टी बना दी, बांग्ला नेशनलिस्ट पार्टी बनाई। फिर क्या हुआ, 1979 में इलेक्शन हुए और वो जीत भी गए, लेकिन वही था ना कि लोग
सैनिक शासन को कभी पसंद नहीं करते थे, ना पाकिस्तान में ना बांग्लादेश में। लोग ये कह रहे थे कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, डेमोक्रेसी आ नहीं रही थी। तो जिया और रहमान जो बने थे उनकी भी हत्या हो गई, उनको भी मार दिया गया बाद में। और फिर जब बने थे जनरल एच.एम. इरशाद बने थे, लेकिन जब जनरल एच.एम. इरशाद बने थे तब भी वहां पे कह सकते हैं डेमोक्रेसी के लिए लोगों ने काफी रिवोल्ट करे थे। बांग्लादेश में बहुत ज्यादा रिवोल्ट हुए, बहुत ज्यादा हत्याएं हुई हैं लोगों की। जब तो फिर क्या हुआ, जब जनरल इरशाद थोड़े से समझदार निकले, वो समझ गए थे कि रिवोल्ट ऐसे नहीं खत्म होगा, तो वो सामने आए, लोगों को कुछ रिलैक्सेशन दे दी। उनको कहा कि हाँ आप लोग अपनी पार्टियां बना सकते हैं और कुछ राजनीतिक गतिविधियां चालू रख सकते हैं। उन्होंने लोगों का काफी रिलैक्सेशन दिए, काफी राइट्स भी दिए थे। समथिंग डेमोक्रेसी की एक शुरुआत कर दी थी एच.एम. इरशाद ने। लेकिन लोगों को ये आधी अधूरी डेमोक्रेसी नहीं चाहिए थी, लोगों का कहना था कि हमको फुल डेमोक्रेसी चाहिए, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंसी। तो इसी कारण रिवोल्ट दबा नहीं पाए ये, और 1990 में 1990 में इरशाद ने कह सकते हैं अपनी जो पोस्ट थी वो छोड़ दी, और वापस 1991 में इलेक्शन हुए, और इसके बाद बांग्लादेश पूरी तरीके से इलेक्शन हुए, वहां पे एक डेमोक्रेसी आई। और आज बांग्लादेश में बहुत सारी पार्टियां हैं जैसे इंडिया में वो आपस में कंपटीशन करती हैं। तो इस तरह से बांग्लादेश में डेमोक्रेसी आई थी। अब नेपाल में कैसे आई, तो देखिए नेपाल तो हम जानते हैं कि एंशियंट टाइम से एक हिंदू कंट्री रहा है शुरू से ही, और शुरू से ही कहीं ना कहीं वहां पे एक राजाओं का शासन रहा है, और राजाओं ने सेना के थ्रू लोगों को दबा कर रखा है। तो ये समथिंग 1990 तक चला था, 1990 तक। लेकिन 1990 में जो लोकतंत्र की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की डिमांड को, जो डेमोक्रेसी की डिमांड को मान लिया गया था कि मान लेते हैं लोग डेमोक्रेसी, क्योंकि राजा मजबूर हो गया था, वो समझ गए थे, क्योंकि अलग अलग कंट्री में डेमोक्रेसी आ गई थी, तो लोग चाह रहे थे कि जब बांग्लादेश में डेमोक्रेसी आ गई है, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका है, तो हमारा भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाए पूरी तरीके से। लेकिन देखिए नेपाल में कुछ माओवादी लोग थे, माओवादी। अब नेपाल देखना, नेपाल के पास कौन सा है, चीन है। चीन में कौन सी है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट यानी साम्यवादी। तो कुछ लोग ये चाहते थे कि नेपाल में डेमोक्रेसी ना आए, साम्यवादी आ जाए गवर्नमेंट यानी कम्युनिस्ट बन जाए। तो जो लोग ये चाहते थे कि नेपाल डेमोक्रेटिक हो जाए वो डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे, और जो ये चाहते थे कि नेपाल में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आए, और चीन तो कहीं ना कहीं ये चाह ही रहा था कि नेपाल भी एक कम्युनिस्ट कंट्री बन जाए। तो राजा था, राजा ने फाइनली क्या किया था, तो देखिए एक तरफ वो लोग हो गए थे जो कम्युनिज्म की फिलोसफी को लेके बैठे थे, वो कहलाए थे माओवादी, माओ जेडोंग की पॉलिसी को लेकर चल रहे थे। और एक लोग वो थे, मतलब कह सकते ग्रुप बन गए थे जो डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे, और राजा तो रूल कर ही रहा था। तो राजा ने जब बहुत ज्यादा रिवोल्ट हो गया था, तो कुछ हद तक कह सकते हैं लोगों को राइट्स दिए थे और एक डेमोक्रेसी की शुरुआत कर दी थी, क्योंकि एक पार्लियामेंट बनी थी। राजा ने ये कहा था कि ठीक है अब कुछ लोग सिलेक्ट होके आएंगे और इनके सपोर्ट से मैं रूल करूंगा, ठीक है ना। तो एक डेमोक्रेसी की शुरुआत थी, डेमोक्रेसी नहीं थी लेकिन एक डेमोक्रेसी की शुरुआत थी कि इलेक्शन होंगे और कुछ लोग सिलेक्ट होके आएंगे और उनके सपोर्ट से मैं राजा जो हूं वो रूल करूंगा। मतलब पूरी तरीके से राजा की पावर नहीं रही थी, राजा लोगों के सपोर्ट से रूल कर रहा था। लेकिन बात वही था कि माओवादी ये चाहते थे कि देश कम्युनिस्ट बन जाए। तो माओवादियों के बीच में और राजा की सेना के बीच में घमासान लड़ाइयां नेपाल में बहुत टाइम तक चली हैं। और बाद में फिर ये हुआ कि जब राजा था तो उसने जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी भी आई थी 2002 में वो भी खत्म कर दी, तो पूरी पावर वापस अपने हाथ में ले ली थी राजा ने। माओवादियों को भी अपनी सेना से दबा दिया गया और वापस डेमोक्रेसी खत्म कर दी गई जो थोड़ी बहुत आई थी, और 2002 में वापस पावर अपने हाथ में ले ली थी। लेकिन फिर वही हुआ, फिर लोग घरों से बाहर आ गए, लड़ाई झगड़े हुए क्योंकि लोग डेमोक्रेसी को पसंद करते थे। और फाइनली ये हुआ कि 2006 में बहुत रिवोल्ट हुए थे, बहुत लोगों की जान गई थी 2006 में। तो जो वहां के राजा ज्ञानेंद्र थे उन्होंने वापस लोगों की बात मान ली और कहा कि ठीक है मैं वापस पार्लियामेंट को बना दूंगा और वापस लोग इलेक्शन होके आएंगे और उनके सपोर्ट से मैं रूल करूंगा। तो पूरा जो आंदोलन और पूरा मूवमेंट जो चलाया था ना वो नेपाल की 7 पार्टियों ने मिलकर चलाया था। इसको कहा गया था 7 पार्टी अलायंस, और इसमें माओवादी भी थे और जो कुछ सोशल वर्कर भी थे। तो इन सब ने मिलकर फाइनली नेपाल में एक डेमोक्रेसी स्टेब्लिश की थी। हालांकि कुछ माओवादी तो अभी भी लड़ते हैं वहां पे कि कम्युनिस्ट कंट्री होनी चाहिए, लेकिन फाइनली तो डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं स्टेब्लिश हो चुकी है वहां पे। तो नेपाल में भी इस तरह से डेमोक्रेसी आई थी। अब 1996 में इंडिया एंड बांग्लादेश साइन द फरक्का ट्रीटी फॉर शेयरिंग गंगा वाटर। 1996 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में देखिए फरक्का ट्रीटी हुई थी। फरक्का ट्रीटी, फरक्का एक डैम है जो गंगा नदी पर है। गंगा नदी हमने देखा है कि भारत से निकल रही है और बांग्लादेश में जाती है, तो उसका वाटर को डिवाइड करने के लिए कि गंगा का जो पानी है उसको बांग्लादेश को भी मिले, क्योंकि भारत से निकल रही है गंगा नदी, तो भारत उस पर कोई ऐसा डैम नहीं बनाएगा जिससे उसका जो बहाव है वो खत्म होगा, बहाव पे इफेक्ट होगा, क्योंकि बहाव
अगर अगर डैम बना देगा तो उसका बहाव कम हो जाएगा, बहाव कम हो जाएगा तो वो बांग्लादेश तक नहीं जाएगी, और बांग्लादेश के लोगों के लिए भी कह सकते हैं फिर बहुत जैसे एग्रीकल्चर है, और वो जो भी इनकी कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है उसका जो बनाते हैं वो गंगा से ही बनाते हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम होगी। तो दोनों के बीच में 1996 में ये ट्रीटी हुई थी कि नई गंगा नदी का आधा वाटर आप यूज़ करें, आधा हम यूज़ करेंगे। तो एक ट्रीटी थी बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। इन 1998 में इंडिया एंड पाकिस्तान, ये देखिए इंडिया लिखा हुआ है लेकिन इंडिया नहीं है, इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट 1972 को करा था, अब ये करा था पाकिस्तान ने। 1998 में पाकिस्तान कंडक्ट ने न्यूक्लियर टेस्ट। ये इंडियस वाटर ट्रीटी, ये फरक्का डैम ट्रीटी थी जो गंगा ट्रीटी हुई थी भारत और बांग्लादेश के बीच में, कि गंगा नदी का जो पानी है वो बांग्लादेश भी यूज करेगा, भारत भी, क्योंकि ये निकलती भारत से है, ठीक है। तो इस तरह से अब 1998 में इंडिया, ये पाकिस्तान कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट, इंडिया नहीं पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर बम का टेस्ट कर लिया था। 1998 में पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बम आ गया था, पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर बम बना लिया था। तो ये 1998 में पाकिस्तान का भी न्यूक्लियर बम का टेस्ट हो गया था। अब इन दिसंबर इंडिया एंड श्रीलंका साइन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसी दिसंबर में इंडिया और श्रीलंका ने एक एफटीए साइन करा था। एफटीए ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, देखिए भारत और श्रीलंका के बीच में भी देखिए रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, बिजनेस तो होता है इंडिया का, क्योंकि बात वही हो गया कि साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और साउथ एशिया के देशों से भारत का बिजनेस होता है। तो ये जो श्रीलंका है इसके साथ भारत का बिजनेस हो, तो इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी थी जिसको कहा गया था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब अगर हम दोनों के बीच में कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो उस पर किसी तरह का टैरिफ नहीं होगा, किसी तरह का कस्टम ड्यूटी नहीं होगी, किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो हमारा दोनों कंट्रियों का सामान एक दूसरे देश में बिकेगा और दोनों को ही कहीं ना कहीं उसका फायदा होगा। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। इन 1998 9 फरवरी इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी अंडरटेक्स बस जर्नी टू लाहौर टू साइन ए पीस डिक्लेरेशन। देखिए 1998 में पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर बम का टेस्ट कर लिया था और भारत और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत बिगड़ भी गए थे कहीं ना कहीं 1971 के बाद, क्योंकि भारत ने ही, पाकिस्तान का ये कहना था कि भारत के ही सपोर्ट से बांग्लादेश बना है, भारत नहीं होता तो बांग्लादेश नहीं बनता। तो भारत ने ही हमारा एक बहुत बड़ा पार्ट तोड़ दिया और बांग्लादेश बना दिया। तो 1999 में जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्होंने पाकिस्तान के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन की शुरुआत की थी और एक बस जिसे दिल्ली से लाहौर की बस सेवा शुरू की गई थी, जिसे सदा ए सरहद कहा जाता था, सदा ए सरहद, कि वो दिल्ली से चलेगी और लाहौर तक जाएगी, और जिन लोगों को भी लाहौर से दिल्ली तक आना है वो दिल्ली आए, दिल्ली से लाहौर तक जाना है वो लाहौर तक जाए। तो एक बहुत अच्छा कह सकते हैं पीस एग्रीमेंट था दोनों देशों के बीच में, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू करा था। और ये बस थी वो जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाती थी, उसको सदा सरहद भी कहा जाता था। तो बहुत अच्छा दोनों देशों के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशन बने थे इससे। ये अटल बिहारी वाजपेयी थे, बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर रहे इंडिया के। अब इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, फिर देखिए इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट क्या थी। इन 1999 के जून जुलाई में कारगिल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखिए भारत ने काफ़ी अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करी, लेकिन बात वही हो गया कि शिमला एग्रीमेंट में पाकिस्तान ने क्या कहा था, हम अटैक नहीं करेंगे, हम किसी भी तरीके से किसी भी मैटर को इंटरनेशनल लेवल पर नहीं लेके जाएंगे। लेकिन बात वही हो गया कि 1999 तक आते आते देखिए यहाँ पे 1999 का वही टाइम था पाकिस्तान में जब नवाज शरीफ को वहाँ से हटा दिया गया था, क्योंकि नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। तो नवाज शरीफ को हटा दिया था और परवेज मुशर्रफ, देखिए ये परवेज मुशर्रफ को आप देखिए, ये परवेज मुशर्रफ थे जो वहाँ के आर्मी जनरल और राष्ट्रपति बन के बैठ गए थे, और ये पूरी तरीके से सैनिक तानाशाह थे और इनके हाथ में ही पूरी पावर थी। तो जब इनके हाथ में पूरी पावर आ गई तो इन्होंने वापस भारत से कहीं ना कहीं रिलेशन खराब करे और इन्होंने फिर एक प्लान बना लिया था, और इनके कारण ही ये जो कारगिल हुआ था, ये सब इनका प्री प्लान था कि कारगिल पे अटैक करेंगे, जम्मू कश्मीर का सौदा भारत से कर लेंगे। तो इन्होंने भारत के साथ वापस इनके कारण रिलेशन बिगड़े और इन्होंने देखिए फिर एक कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी। ये देखिए आप देख रहे हैं ना 2 मई पे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और हमारा जम्मू। तो देखिए ये जो कारगिल लिखा हुआ है ये लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ है। तो इनका परवेज मुशर्रफ ने यही कहा था कि कारगिल पे कब्जा करना इनका मकसद था। इसको भी मैं इन शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसका भी एक सेपरेट वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो कारगिल की चोटियों पे कह सकते हैं अपने कुछ घुसपैठियों को वहाँ बिठा दिया, भारत ने इसका विरोध किया। तो इनने कहा कि वो हमारे आदमी नहीं है, आप जाइए उनको मारिए। तो जब भारत के इंडियन आर्मी गई उनको मारा गया था पूरी तरीके से। बाद में इन्होंने डिक्लेरेशन करा था, अपनी पूरी बटालियन भेज दी थी और भारत
को बोला था कि आप हमको जम्मू कश्मीर दे दे क्योंकि जम्मू कश्मीर तो हमारा है, और इनका मेन मकसद सामने आ गया था। और इसके लिए इन्होंने बहुत अच्छी तैयारी भी की थी, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तैयारियां थी परवेज मुशर्रफ की, और ये जानते थे कि इस बार तो हम जीत ही जाएंगे। लेकिन फिर वही हुआ कि एक बार फिर उनको मुंह की खानी पड़ी और बहुत बुरी तरह से कारगिल में पिटे हैं ये। हालांकि कारगिल में इतने बुरे पिटे कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इनकी बदनामी हो गई, और खुद पाकिस्तान में इनके अगेंस्ट कह सकते हैं आंदोलन चले थे, इनको जेल में तक डाल दिया गया था, और इनकी पूरी जो रिस्पेक्ट थी वो खराब हो गई थी, क्योंकि हजारों लोगों को मरवा दिया था इन्होंने कारगिल के वार में। और इनका ही प्लान था कि इस बार तो हम पूरी तरह से इंडिया से जीत ही जाएंगे। और इस लड़ाई के बाद ही पाकिस्तान पूरी तरह से समझ गया था कि इंडिया से हम नहीं जीत सकते, क्योंकि ये काफ़ी बहुत कह सकते हैं बढ़त वाली लड़ाई थी इनकी, और ये एक तरफा लड़ाई हो गई थी, क्योंकि जिस जगह पे इन्होंने कब्जा करा था वो पूरी पहाड़ी इलाका था, और जबकि हमारे सोल्जर नीचे थे, तो हमको नीचे से उस पहाड़ी पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। और इन्होंने इस कारण हमारे इंडिया के हज़ारों सैनिकों को भी, कई सोल्जर घायल हुए थे, हज़ारों सोल्जर घायल हुए, सैकड़ों मारे गए, तो इस तरह से कारगिल पे। लेकिन ये बहुत बुरी तरह से पिट गए थे यहाँ पे भी, तो ये भी इनका जो प्लान था वो धरा रह गया और कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में 2001 के जुलाई में वाजपेयी और मुशर्रफ के बीच में आगरा में समिट भी हुई थी सक्सेसफुल। हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्होंने इनसे आगरा में बुलाया, इनसे कुछ वार्ताएं और करी, जो भी शांति वार्ता है, इंडिया और पाकिस्तान के मैटर हम सॉर्ट आउट कर लें आपस में बैठ के, टेररिज्म आप खत्म कर दो, आप बिजनेस बढ़ाएंगे, आपस में ट्रस्ट होगा। लेकिन ये मीटिंग भी कहीं ना कहीं फेल हो चुकी थी, बहुत से मुद्दों को लेकर ये मीटिंग हुई थी, लेकिन ये मीटिंग भी पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। इन 2004 जनवरी, साफ्टा साइन एट दी 12th सार्क समिट। देखिए सार्क स्टेब्लिश हुआ था, सार्क की हर साल कुछ को समिटें हुआ करती थी, तो जो साफ्टा था ना, ये साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। मतलब साउथ एशिया के जितने भी देश हैं वो अब आपस में बिजनेस करेंगे, और वो आपस में किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लेंगे, किसी तरह का कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, पूरा फ्री ट्रेड होगा, किसी तरह का टैरिफ नहीं लगेगा। तो इस तरह का एक साइन हुआ था इसमें 12th सार्क समिट, जो इस्लामाबाद में हुई थी। हालांकि ये भी कहीं ना कहीं फेल हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तान को कहा गया था कि आप टेररिज्म को रोक नहीं रहे हैं, आप टेररिज्म को रोकें, तो पाकिस्तान टेररिज्म को रोकने में नाकामयाब साबित हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये सार्क जो है ना फेल जो हुआ है वो इसी कारण हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसियां और जो साइन की है उस कभी भी पूरी नहीं करी हैं। हालांकि ये साफ्टा तो साइन हो गया था कि साउथ एशिया के जो भी देश हैं वो आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, मतलब आपस में किसी तरह का कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उनमें किसी तरह का टेरिफ या टैक्स नहीं लगाएगा। लास्ट देख लेते इंडिया एंड इट्स अदर नेबर। तो इंडिया एंड इट्स अदर नेबर से अगर देखें तो देखिए इंडिया के पाकिस्तान के साथ तो बहुत रिलेशन कभी उतार चढ़ाव आता रहता है, और बहुत मुश्किल है कि इंडिया के पाकिस्तान के साथ कभी रिलेशन सही रहेंगे, उसमें कभी एक जैसा नहीं हो सकते। हमारे नेपाल के साथ अच्छे रिलेशन है, बहुत शुरू से ही हमारे नेपाल के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं। बांग्लादेश के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन है, म्यांमार के साथ अच्छे रिलेशन है, भूटान तो बहुत अच्छा हमारा रिलेशन रहे हैं। चीन के साथ भी इंडिया के कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन फिर भी भारत और चीन के रिलेशन लगातार बढ़ ही रहे हैं। आज के टाइम पे भी इंडिया और चाइना के रिलेशन कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं, ट्रेड बढ़ता जा रहा है। नेपाल से भी हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो चीन से जो थोड़ा सा बॉर्डर कंट्रोवर्सी उसके कारण नेपाल और इंडिया के रिलेशन में फ़र्क आता है, लेकिन वो भी ठीक है, चलता है। लेकिन नेपाल से अच्छे रिलेशन हैं। इन सब के बाद आज के टाइम पे चीन से भी हमारा बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन फिर भी हमारे चीन से भी अच्छे रिलेशन है, श्रीलंका से भी बहुत अच्छे रिलेशन है। और इंडिया ने शुरू से ही सभी कंट्रियों का सपोर्ट करा है, चाहे वो शांति हो या चाहे वो इकोनॉमिक सपोर्ट हो, सभी कंट्रियों का सपोर्ट किया है, सभी कंट्रियों का आर्थिक हेल्प की है जिसकी जितनी कर सकता था। सबसे ही अच्छे रिलेशन रख रहे हैं। आगे रह के हमने कभी भी किसी पे एग्रेसिव पॉलिसी नहीं थोपी है, और ना कभी हमारी इंडिया इस तरह की कोई एग्रेसिव पॉलिसी या अटैक किसी भी कंट्री पे करता है। तो यही इंडिया की पॉलिसियाँ रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये पूरे लेक्चर का मैं ये भी बता देता हूँ कि ओवरव्यू था, इन शॉर्ट में था। हालांकि ये लेक्चर बहुत, मैं बोल रहा हूँ 10 घंटे का टाइम भी कम पड़ जाएगा, इसलिए इसको इन शॉर्ट में मैंने कवर करा है। और इस पे सेपरेट वीडियो रहेंगे, इसमें बहुत से टॉपिक ऐसे रहेगा जिनको मैं पूरा डिस्क्राइब नहीं कर पाया, उन पर सब पे सेपरेट वीडियो मिल जाएंगे आप लोगों को। तो आप चाहे तो वो देख सकते हैं अगर सेपरेट वीडियो, नहीं तो एक वीडियो तो पूरा कवर हो ही चुका है। तो थैंक यू वेरी मच।